Hello and good morning all of you. Welcome in the class of economics. So students, you can see on your screen chapter number 11, that is foreign exchange rate. Till yet we have covered the entire syllabus for term 1 examination except the last unit, that is the unit related with foreign exchange rate and balance of payment. Two chapters of macroeconomics are pending, chapter number 11 and chapter number 12. So firstly we will start with chapter number 11, that is foreign exchange rate. चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन अब आपके सिलेबस का पार्ट रहा है केवल टॉपिक नंबर 1, 2 and 3. You have to go with the meaning of foreign exchange rate, currency appreciation and depreciation, and then after the types of foreign exchange rates, 3 सिस्टम है, वो सारा सिस्टम पढ़ेंगे. बाकी का जो पोर्शन है वो हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है, बट मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें करवाऊंगी क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए हर टॉपिक. ठीक है, तो हम शॉर्ट में जरूर सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लेट मी क्लैरिफाई यू द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज क्या है? हमारी कंट्री की जो भी डोमेस्टिक करेंसी है, उस करेंसी के अलावा रिमेनिंग जितनी भी करेंसीज है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसीज या फॉरेन एक्सचेंज होती है. यानी इंडियन रुपी के अलावा मार्केट में जितनी भी करेंसीज चलती है इंटरनेशनल मार्केट में, वो सारी करेंसीज हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसीज है. चाहे वो अमेरिकन डॉलर हो, चाहे वो पाउंड हो, चाहे वो और कोई सी भी करेंसी हो. तो देखिए क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में. All countries have their own currencies which are readily acceptable within their respective territories. For example, Indian rupee in India, US dollar in America, pound in England, etc. However, currency of one country is generally not accepted in some other country. In case of an international payment, currency of one country has to be converted into the currency of another country because every country wants the payment in its own currency. ये कह रहे हैं अगर आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी की डीलिंग करोगे तो आपकी कंट्री के अंदर अंदर की सारी डीलिंग हो जाएगी उसमें, बट अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने हैं तो आपको सामने वाली कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी. तो सामने वाली कंट्री की करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है. ये बॉक्स में लिखा हुआ. फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री. एग्जांपल्स है बहुत सारे. अब हमें अगर कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करना है तो हमें अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा. जिस रेट पे आप कन्वर्जन करवाएंगे उस रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहेंगे. हियर इज द मीनिंग फॉर यू. फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट व्हिच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. Give me a second. आगे देखिए. It represents the price of one currency in terms of another currency. एक करेंसी की दूसरी करेंसी में क्या प्राइस है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं $1 इज एक्सचेंज फॉर 70 रुपीज, तो मैं कह सकती हूँ $1 की वैल्यू 70 रुपीज है, या फिर मैं कह सकती हूँ 1 रुपी की वैल्यू $0.0143 है. यानी 1 रुपी कितने डॉलर के बराबर है? पॉइंट्स में, कुछ बहुत कम वैल्यू. आगे देखिए. द एक्सचेंज रेट कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर और इवन डे टू डे. रूटीन में ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होती रहती है. ठीक है, बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं अलग अलग करेंसी की, सभी चेंज होती रहती है और करंटली वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई. यानी डॉलर की रेट कैसे डिसाइड होगी? डॉलर की मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग. डॉलर की जैसी मार्केट में डिमांड होगी वैसी ही उसकी एक्सचेंज रेट होगी. अब एक ये कंसेप्ट देख लीजिए, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन, और फिर आपको मैं करवाऊंगी करेंसी डिवैल्यूएशन एंड करेंसी रीवैल्यूएशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, बहुत ध्यान से समझने हैं. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन. बहुत ध्यान से करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझते हैं. देखिए क्या है. अगर मैं आपको कहूं कि $1 70 रुपीज के इक्विवेलेंट है. ठीक है, मैंने करेंसी की एक्सचेंज रेट आपको बता दी. अब $1 की वैल्यू
70 रुपीज से चेंज होके, डॉलर की वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, $1 70 रुपीज से चेंज होके 75 रुपीज का हो जाता है, तो डॉलर तो कॉस्टली हो गया, डॉलर की वैल्यू तो बढ़ गई। बट अगर मैं इंडियन रुपी की वैल्यू की बात करूं तो इंडियन रुपी की वैल्यू यहाँ पे कम हुई है, तो इसको कहते हैं करेंसी डेप्रिशिएशन। क्या है करेंसी डेप्रिशिएशन? फॉल इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है इन रिलेशन टू सम फॉरेन करेंसी। पहले हम देखें तो $1 70 रुपीज के इक्विवेलेंट हुआ करता था, अब हम देखें तो एक सेम डॉलर की वैल्यू 75 हो गई। तो डॉलर तो महंगा हो रहा है लेकिन इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। इसका इम्पैक्ट देखते हैं एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछेंगे, लॉजिकल है। अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं, आप दिमाग लगा के सोचिए, डॉलर 70 से 75 का हुआ, इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे मैम। क्यों बढ़ेंगे? Exports will increase. This is the correct answer. Can anyone tell me the reason? Yes, Rahul. क्योंकि जिस कमोडिटी की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इंडियन रुपीस की प्राइस कम हो गई इसलिए उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो एक्सपोर्ट्स भी बिल्कुल, बढ़ेंगे। आप देखिए ध्यान से, एक सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा। Earlier, Americans were able to purchase the goods of ₹70 by giving $1 in Indian economy. वो $1 लेके आ रहे थे और इंडिया में कितना सामान खरीद पा रहे थे? ₹70 के इक्वल। अब वो सेम डॉलर के साथ इंडिया से परचेज कर सकते हैं 75 रुपीज के गुड्स, तो दे विल परचेज मोर गुड्स फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। So currency depreciation will increase the exports of our economy, right? एक बार लॉजिक रिपीट कर देती हूँ। पहले with $1 Americans were able to purchase goods of ₹70 from India. Now with the same dollar they are able to purchase the goods of ₹75 from India. यानी वो फायदे में है, वो हमारे इंडिया से अब ज्यादा परचेजिंग कर सकते हैं बाय गिविंग द सेम डॉलर, तो वो हमसे ज्यादा खरीदेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे इंक्रीज। और अगर मैं बात करूं हमारे इंपोर्ट्स की, तो देखिए जरा, एक्सपोर्ट का जस्ट रिवर्स चलेगा इंपोर्ट में। इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट्स हो जाएंगे हमारे डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएंगे? देखिए, पहले हम अमेरिका से जितना गुड्स परचेज कर पाते थे बाय गिविंग आर 70 रुपी, अब हमें उन सेम गुड्स को देने के लिए अमेरिका में 75 रुपीज लेके जाने पड़ेंगे। नाउ इफ वी वांट टू परचेज द गुड्स ऑफ $1 फ्रॉम अमेरिका, वी नीड टू गिव ₹75, राइट? तो यानी अमेरिकन गुड्स हमारे लिए कॉस्टली हो गए, तो हम इंपोर्ट करेंगे कम और एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा। कब होगा ऐसा? करेंसी डेप्रिशिएशन के केस में। डेप्रिशिएशन कब आता है? जब डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से। हम करेंसी डेप्रिशिएशन किसको कहते हैं? जब डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गई है और हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है। फॉरेन एक्सचेंज रेट तो बढ़ी है बट हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। ये अगर डिमांड सप्लाई से हुआ है तो डेप्रिशिएशन कहेंगे, और अगर ये गवर्नमेंट ने इंटेंशनली किया है, सरकार जानबूझ के भी ऐसा कर सकती है, अगर गवर्नमेंट इंटेंशनली ऐसा करती है तो इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? करेंसी डिवैल्यूएशन। फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी इंटेंशनली बाय गवर्नमेंट। कब कर सकती है सरकार ऐसा? जब वो आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहे या इंपोर्ट को कंट्रोल करना चाहे। बट ये एक सही एक्टिविटी नहीं है। अगर आप इंटेंशनली ऐसा करते हो तो आप गलत कर रहे हो, आपके एक्शन सही नहीं। बट हमें तो मीनिंग समझना था। करेंसी डेप्रिशिएशन और करेंसी डिवैल्यूएशन क्या है? ये है, अगर $1 70 रुपीज से बढ़ के 75 रुपीज का हो जाएगा, इसको कहेंगे फॉल इन वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन कंपैरिजन टू सम फॉरेन करेंसी। अगर ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से हुआ है तो डेप्रिशिएशन है, अगर ये गवर्नमेंट ने इंटेंशनली किया है तो ये डिवैल्यूएशन है। इसका इम्पैक्ट आपको याद रखना है, इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? किसी को लग रहा हो नहीं समझ में आया तो
हैंड रेज कर लीजिए, आई विल बी री एक्सप्लेनिंग इट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस दिवांशी, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. मैम एक बार वापस. एक बार वापस क्या बताऊं बेटा, इम्पैक्ट बताऊं कि मीनिंग बताऊं? मैम मीनिंग. Meaning. Have a look. Suppose the exchange rate was this. $1 is equals to rupees 70. अब exchange rate increase होके ये हो जाती है $1 is equals to 75. आप मुझे बताइए डॉलर कॉस्टली हो गया या सस्ता हो गया? डॉलर कॉस्टली हो गया, तो डॉलर Yes, महंगा हो गया यानी इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो गई. तो ये है डेप्रीशिएशन. अगर ये कम डिमांड और सप्लाई की वजह से हुई है तो डेप्रीशिएशन कहेंगे. अगर गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसा किया है तो उसको डिवैल्यूएशन कहेंगे. ठीक है, इससे एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे इंक्रीज और इंपोर्ट्स हो जाएंगे डिक्रीज. अब केस 2 देखें. $1 इज इक्वल्स टू ₹70. ये रेट चेंज होके हो जाती है $1 इज इक्वल्स टू ₹65. इसको कहते हैं एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी. आप देखिए डॉलर सस्ता हो गया है यानी इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई है. पहले $1 70 रुपीस का था, अब वही डॉलर 65 रुपीस का हो गया. एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट होगा सोचिए. आर एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज. क्यों? Earlier, Americans were able to purchase the goods worth ₹70 by giving $1, right, from India. Now, with the same US dollar, they are able to purchase the goods of only ₹65. वो पहले जितनी शॉपिंग कर सकते थे ना, अब कम कर सकते हैं. अब वो $1 लेके आएंगे तो केवल 65 रुपीस का सामान परचेज कर पाएंगे. यानी इंडियन गुड्स उनके लिए कॉस्टली हो गए. इंडियन गुड्स की वैल्यू बढ़ गई है. गुड्स की तो नहीं बढ़ी है, रुपी की बढ़ी है, बट गुड्स की ऑटोमेटिकली बढ़ गई. तो ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे कम, और अगर हम बात करें इंपोर्ट की तो इंपोर्ट्स हो जाएंगे इंक्रीज. इंपोर्ट इंक्रीज क्यों होंगे? देखिए पहले हमें अमेरिका से $1 का सामान लेने के लिए 70 रुपीस देने पड़ रहे थे. नाउ वी कैन परचेज द सेम बास्केट ऑफ कमोडिटीज बाय गिविंग ओनली 65 रुपीस. इट मीन्स वी कैन नाउ बाय मोर ऑफ अमेरिकन गुड्स बाय गिविंग सेम इंडियन रुपी. है ना, 70 में तो हम पहले से ज्यादा ले पाएंगे, $1 से कुछ ज्यादा. तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे. इसको कहते हैं करेंसी एप्रिशिएशन. लैंग्वेज सुनिए. rise in value of domestic currency in terms of foreign currency is known as currency appreciation. is known as currency appreciation. ठीक है, एप्रिशिएशन से एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे. अब ये जब गवर्नमेंट इंटेंशनली करेगी तो इसको कहेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. बुक में देखिए एक बार, आपके बुक में डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन बता रखा है. मीनिंग देखिए, करेंसी डेप्रिशिएशन refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इसी को क्या कहेंगे? करेंसी डेप्रिशिएशन. ये देखिए एग्जांपल गिवन है. रुपीज सेड टू बी डेप्रिशिएटेड इफ प्राइस ऑफ डॉलर राइजेस फ्रॉम 70 to 74. डॉलर महंगा हो रहा है बेटा, कंसेप्ट क्लियर रखिए. रुपीज सस्ता हो रहा है, रुपी की वैल्यू कम हो गई. इससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया है. हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे. रीजन लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है. डेप्रिशिएशन मींस फॉल इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. इट मींस विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया. अब वो $1 में इंडिया से ज्यादा सामान परचेज कर सकते हैं, राइट, 74 रुपीज का, तो वो ज्यादा खरीदेंगे. इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब हम वहां से कम परचेज कर पाएंगे. अब ये बोल रहे हैं नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट होगा. यू जस्ट थिंक इट ऑन योरसेल्फ. आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं और आपकी कंट्री में इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, यानी इंटरनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है तो नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट होता है बताइए. नेशनल इनकम विल आल्सो इंक्रीज, राइट. इंक्रीज होगी नेशनल इनकम. क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ.
तो इट विल इंक्रीज द नेशनल इनकम अगर बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट है तो ये आपको ध्यान रखना है। Depreciation of home currency leads to rise in exports and fall in imports, which leads to rise in national income of a nation. आगे ये सारे अलग अलग नाम है, आप पढ़ लेना। इतने सारे क्यों दे रखे हैं? क्योंकि एमसीक्यूज में आएंगे, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के रखनी है। नाउ करेंसी एप्रिसिएशन, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर $1 74 से 70 का हो गया, डॉलर सस्ता हो गया यानी इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई। इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स डिक्रीज, इंपोर्ट्स इंक्रीज, नेशनल इनकम डिक्रीज। यानी अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो ये हमारे फायदे की बात है, नुकसान की बात नहीं है। ठीक है, डे बाय डे डॉलर इंक्रीज होता है तो हमारा तो फायदा ही हो रहा है, हमारे तो एक्सपोर्ट बढ़ने ही है। डिफरेंस गिवन है करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में। करेंसी डेप्रिसिएशन वैल्यू का कम होना। कौन सी वैल्यू? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। और करेंसी एप्रिसिएशन, डोमेस्टिक वैल्यू बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, राइट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे इम्पैक्ट, डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट इंक्रीज, इंपोर्ट डिक्रीज, एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट डिक्रीज, इंपोर्ट इंक्रीज, अपोजिट। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है, हो जाएगा। इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया। नाउ दिस टॉपिक, बस फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग और ये 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सीबीएसई अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका इतना ही पार्ट है जो आपको पढ़ना। अब देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। अब नहीं चलता, ये 70s तक चलता था। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट फिक्स करेगी। गवर्नमेंट के पास सोल अथॉरिटी होगी टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट, यानी $1 कितने रुपीस के अगेंस्ट एक्सचेंज किया जाएगा ये डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास है? ओनली गवर्नमेंट के पास। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम refers to a system in which exchange rate of a currency is fixed by the government. Government foreign exchange rate को fix करती है। The basic purpose of adopting this system is to ensure stability in foreign trade and capital movement. Foreign trade में stability बनाए रखने के लिए ये system use होता था। To achieve stability, government undertake to buy foreign currency when the exchange rate becomes weaker and sell foreign currency when the rate gets stronger. सरकार क्या करती थी? जब भी एक्सचेंज रेट कम हुई है तो गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी खरीदती थी। आप देखिए एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रही है, किसी चीज की प्राइस कम है, अगर धीरे धीरे उस चीज की डिमांड इंक्रीज कर दी जाएगी तो वापस प्राइस बढ़ेगी। किसी चीज की मार्केट प्राइस कम है, अब गवर्नमेंट चाहती है प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए, स्टेबिलिटी पे ले आए, तो उसके लिए गवर्नमेंट उसकी डिमांड बढ़ा देती थी, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ा देती थी। जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये प्राइस भी बढ़ने लग जाएगी, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइस भी बढ़ने लग जाएगी। तो गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल रेट तक लाने के लिए जब भी रेट लो जाती थी फॉरेन करेंसी डिमांड करना शुरू कर देगी। असर्जन रीजन क्वेश्चन आ सकता है। और अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि प्राइस बहुत बढ़ने लग गए, प्राइस कब बढ़ते हैं? जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट सप्लाई करना शुरू कर देगी, फॉरेन करेंसी सेल करना लग जाएगी ताकि मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो। अगर फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस बढ़ेगी तो गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी की सेलिंग स्टार्ट कर देगी, क्योंकि जब सेल शुरू करेगी तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये जो रेट है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें माइक्रो के लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है, पिछले साल जो माइक्रो पढ़ा था उससे रिलेटेड है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये लिखने में तो केवल 2 लाइनें इन्होंने लिख दी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप में है। क्या अंडरस्टैंडिंग है समझिए। इन केस ऑफ फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट को खरीदना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को मार्केट में डिमांड इंक्रीज करनी है। अगर कोई चीज सस्ती हो गई है तो उसकी डिमांड बढ़ा दो, वो चीज वापस महंगी होने लगेगी। तो स्टेबिलिटी तक लाने के लिए गवर्नमेंट डिमांड को इंक्रीज करेगी, और अगर रेट बहुत ज्यादा हाई चली गई है तो स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट उसको सेल करने शुरू कर देगी। जब मार्केट में ज्यादा फॉरेन करेंसी अवेलेबल होगी तो वापस से वो रेट स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी को नहीं समझ आया हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, फॉर दिस, अब ये बाइंग और सेलिंग करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी।
ताकि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए। Under this system, each country keeps value of its currency fixed in terms of some external standard. कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेंगे, उसी के टर्म्स में हम सब अपनी फॉरेन करेंसी की वैल्यू फिक्स करेंगे। The external standard can be gold, silver, other precious metals, या फिर किसी दूसरी कंट्री की करेंसी, या कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जिसको हमने इंटेंशनली एग्री कर लिया इंटरनेशनल लेवल पे। हम सब ने मिलके इंटेंशनली डिसाइड कर लिया कि सपोज हम सब अपनी कंट्री की करेंसी को गोल्ड से मैच करेंगे, तो वो गोल्ड ही एक्सटर्नल स्टैंडर्ड बन जाएगा। अब हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में फिक्स कर दी जाएगी। अब देखिए क्या लिखा है, when the value of domestic currency is tied to the value of another currency, it is known as pegging. मैं अपनी कंट्री की करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के साथ मैच कर रही हूँ, टाई अप कर रही हूँ, तो इस सिस्टम को पैगिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ पैगिंग। और जब मैं किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ या गोल्ड के साथ अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स करती हूँ, तो उस वैल्यू को कहते हैं पैरिटी वैल्यू। क्या कहते हैं? पैरिटी वैल्यू। ये दोनों चीजें एमसीक्यू में आ सकती है। The system of tying the value of domestic currency with foreign currency is known as pegging, and the system in which we just tie up the value, तो जो tied value होती है उस वैल्यू को parity value कहा जाता है। क्या कहा जाता है? parity value। ये दो बातें आपको याद करनी पड़ेगी। What is fixed exchange rate system? जिसमें एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने की अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेगी, राइट? और कैसे डिटरमाइन करेगी? डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। फिर जिस सिस्टम से फॉलो किया जाएगा उस सिस्टम को पैगिंग कहेंगे, और जो वैल्यू डिसाइड हो जाएगी उस वैल्यू को कहेंगे पैरिटी वैल्यू। कौन सी वैल्यू कहेंगे? पैरिटी वैल्यू। आगे देखिए, ये दो सिस्टम इसके अंदर आते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम। क्या लिखा हुआ है देखिए, in earlier times exchange rates of all major countries were fixed according to gold standard। कब तक? 1870 से 1940 तक, और उसके बाद 1944 से 1971 तक ब्रेटन वुड्स सिस्टम। उसके बीच में पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करता था कैसे सेट करना। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है देखिए, according to gold standard system external values of all currencies were maintained by fixing their prices in terms of gold। जैसे मैं बता दूंगी 1 इंडियन रुपी कितने गोल्ड खरीद सकता है, कितने ग्राम गोल्ड के इक्वल है, 1 पाउंड की वैल्यू कितने ग्राम गोल्ड के इक्वल है, 1 डॉलर कितने ग्राम गोल्ड खरीद सकता है, ठीक है। हम इस अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट फिक्स करते थे। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज 1 पाउंड इज इक्वल टू 5 ग्राम गोल्ड और 1 डॉलर इज इक्वल टू 2 ग्राम गोल्ड, तो हम कह सकते हैं 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.5 डॉलर। कैसे पता किया हमने? सबसे पहले हर करेंसी ने अपनी वैल्यू को गोल्ड के टर्म्स में बताया। अब हमने रेशियो निकाल के डिसाइड कर लिया कि 1 पाउंड और 1 डॉलर में क्या कंपैरिजन है। ये पहले चलता था सिस्टम, ये अब नहीं चलता है। अब इस सिस्टम से कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड नहीं होती। नेक्स्ट ब्रेटन वुड्स सिस्टम, इसमें गोल्ड को रिप्लेस करके यूएस डॉलर ले आए थे हम। हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को यूएस डॉलर से रिलेट करती थी, ठीक है। ये सिस्टम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही आया। इस सिस्टम के साथ आईएमएफ भी आ गया, और आईएमएफ ने फिर फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन का सारा जिम्मा अपने हाथ ले लिया था। आपको जनरल रीडिंग करनी है। डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट इंटेंशनली वैल्यू डिक्रीज करती है तो डिवैल्यूएशन, गवर्नमेंट इंटेंशनली वैल्यू इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन, यहाँ लिखा हुआ है। फिर डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन में डिफरेंस बताया। आज का टास्क इतना ही है। आपका आज का टारगेट है ये चैप्टर यहाँ तक प्रिपेयर करना। हमने यहीं तक पढ़ा है, फ्लेक्सिबल वाला कल पढ़ेंगे। बहुत इजी सी चीजें थी, सारी कवर करवा दी है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। इज इट ओके टू एवरीवन? ऑल राइट देन, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।